ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आजकल औरंगजेब काफी चर्चा में है, मुगल इंपेरर्स भी चर्चा में है। तो बरबस एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इस मुद्दे पर डिस्करेज करता हूं कि इतिहास में संभावनाओं और अटकलबाजियों के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन चूंकि मैं आजकल देखता हूं कि आज की बहस, इस नई बहस के दौर में एक यह भी बहस का मुद्दा बना हुआ है, काश अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह होता। तो हम थोड़ी संभावनाओं को टटोलते हैं आपके साथ, लेकिन हम इसका थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये नहीं कि हम आलोचना शब्द का बड़ा ही रचनात्मक अर्थ होता है। रचनात्मक अर्थ का मतलब है कि किसी व्यक्तित्व का, किसी संस्था का, किसी विचारधारा का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम दोनों पक्षों को तोलने का प्रयास करें। हम वीर पूजा की भावना से प्रभावित होकर किसी एक विचार को लेकर केवल आगे ना चलें। तो हम अगर थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनके ऊपर, तो चलिए हम उस पर विचार करते हैं। पहले आपको मैं अपना इशू बता दूं कि हमारा जो मुद्दा है, अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह होता तो, अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह होता तो क्या होता। अब देखो, एक अटकलबाजी है, एक संभावना की तलाश है। उस संभावना की तलाश में आप हमारे साथ हैं, जरा हम विचार करते हैं। चलिए, दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह होता तो इतिहास की संभावित दिशा क्या होती। तो इतिहास की संभावित दिशा क्या होती। और देखिए, चलिए पहला मुद्दा उठाते हैं। इतिहास की संभावित दिशा यह होती कि सबसे पहला काम तो आपको अवश्य दिखता, वह यह होता कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन तथा बादशाह एवं उनकी प्रजा के बीच, बादशाह एवं उनकी प्रजा के बीच बेहतर सहमति, मतलब बादशाह एवं उनकी प्रजा के बीच बेहतर सहमति। देखो, ये संभावना तो बिल्कुल से मिलती। अब इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दारा शिकोह ने केवल दिल्ली और आगरा को ही समझने की कोशिश नहीं की। दारा शिकोह ने बनारस से लेकर गंगा के किनारे तक की यात्रा की और बनारस से लेकर मथुरा तक से वाकिफ था। वह हिंदू संस्कृति को भली भांति समझता था और उसके प्रति एक विशेष आकर्षण रखता था। देखिए, कहा जाता है दारा शिकोह को लघु अकबर इसलिए कि अकबर ने जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच एक सामान्य ब्रिज तलाशने की कोशिश की थी, एक सामान्य दोनों के बीच एक सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी, जो उसने सुलहे कुल की नीति के रूप में चलाया था, या फिर उसने जो दीन इलाही पंथ के रूप में हिंदू मुस्लिम की एकता के कुछ समान सूत्रों को जोड़ने की कोशिश की थी, या फिर उसने
उदार धार्मिक नीति अपनाकर अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा की दिल जीतने की कोशिश की थी। उसने जो अपने राजत्व के नवीनीकरण यानी इनोवेशन इन थियरी ऑफ किंगशिप की थी, ये सारी चीजें हिंदू और मुस्लिम के बीच बेहतर सहमति बनाने के लिए थी। और उसका प्रभाव भी आपको उसके प्रशासन पर दिखेगा। जो अब तक साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे राजपूत या राजपूत हिंदू कुलीन वर्ग, उसको उसने अभिन्न मित्र के रूप में तब्दील कर लिया। और परिणाम हुआ कि राजपूत योद्धा मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ने लगे। इतनी बड़ी उपलब्धि अकबर की थी। लेकिन अकबर के साथ क्या था कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। तो अकबर ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की जितनी बातें सोची थी, वह अपनी वह सोच उसके मस्तिष्क, उसके व्यवहार और उसके विचारों तक थी। वो लेखन में कहीं भी व्यक्त नहीं। लेकिन दारा शिकोह अत्यधिक शिक्षित, पर्शियन और संस्कृत दोनों की बेहतर जानकारी दारा शिकोह को थी। तो दारा शिकोह ने एक तरफ से उसने साहित्य रचना के माध्यम से एकता की तलाश। आप कहेंगे भाई कौन सी साहित्य की रचना? तो इसी पर मैं एक आपको कहानी बताना चाहूंगा। मुजफ्फर आलम एक ऑथर है, मुस्लिम ऑथर। उन्होंने एक रचना लिखी और वो रचना दारा शिकोह के ऊपर ही नहीं है, वो सूफीज्म के ऊपर है, सूफी पंथ के ऊपर है। उन्होंने उसमें एक घटना का वृत्तांत का विवरण दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए, एक रचना है संस्कृत की जिसका नाम था योग वशिष्ठ। तो जो योग वशिष्ठ जो रचना थी, तो वह रचना का महत्व क्या है हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में। जब राजा राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, तो उनके गुरु वशिष्ठ जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो चाहते थे कि उनके शिष्य एक आदर्श राजा बने, दुनिया उसे जाने। उन्होंने राम को एक आदर्श राजा बनने की शिक्षा दी थी। एक आदर्श राजा को कैसे क्या करना चाहिए, हाउ शुड एन आइडियल किंग बिहेव, हाउ शुड एन आइडियल किंग ट्रीट टू देयर पीपल, एंड हाउ शुड एन आइडियल किंग फॉलो द रॉयल पॉलिसीज। तो अब जो वशिष्ठ ने जो बात राजा राम को सिखाने की कोशिश की कि आप प्रजा वत्सल बनिए, प्रो पीपल बनिए, आप लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करें। एक राजा का अपना निजी जीवन नहीं होता है, उसका जीवन प्रजा के प्रति उत्सर्ग होता है। अ किंग शुड डेडिकेट हिज लाइफ टू द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपल। ये सारी शिक्षा योग वशिष्ठ को, जो वशिष्ठ ने राजा राम को दिया, तो दारा शिकोह ने वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जो मुजफ्फर आलम हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, ऐसा नहीं कि योग वशिष्ठ का पहली बार अनुवाद हो रहा था। योग वशिष्ठ का 50 वर्ष पहले अकबर के समय उसका ऑलरेडी पर्शियन, संस्कृत से फारसी में अनुवाद हो चुका था। तो 50 वर्षों के बाद दारा शिकोह ने व्यक्तिगत तौर पर योग वशिष्ठ का अनुवाद किया है। तो क्वेश्चन एराइजेज कि आखिर दारा शिकोह को फिर क्यों जरूरत पड़ी जब इसका अनुवाद हो चुका है योग वशिष्ठ का। योग वशिष्ठ एक रचना है जिसका अनुवाद 50 वर्ष पहले हो चुका है। तो दारा शिकोह को इसका अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके अनुवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दारा शिकोह अपने आप को राजा राम के रूप में हिंदुस्तान की जनता को यह आश्वासन देना चाहता था कि देखो, अगर बना, मैं आपका शासक बना। मैं अपने आप को वो मानसिक रूप से शासक बनने के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि शाहजहां ने उसे वली अहद घोषित किया हुआ था, उसे दरबार में रखा हुआ था, उसके जात रैंक को बढ़ाकर 40,000 जात से 60,000 जात कर दिया था। तो वो अब अपने आप को आधा उत्तराधिकारी तो मानने लगा था और वो जान रहा था कि शीघ्र ही हमारा सिंहासनारोहण होगा। तो उसने योग वशिष्ठ का अनुवाद करके हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की प्रजा को इस बात के लिए आश्वस्त किया, हिंदू प्रजा को, कि आप घबराए नहीं, मैं जब शासक बनूंगा तो मैं भी वही योग्यता का परिचय दूंगा जो राजा राम ने दिया था। वैसे भी अपने स्वभाव से सूफी था, कादरी सेक्ट का फॉलोअर था, और दारा शिकोह और जहान आरा बेगम
ये दोनों धर्म के मामले में बहुत ज्यादा उदार थे। कहा जाता है कि शाहजहां ने जीवन के आरंभिक काल में धार्मिक कट्टरता की नीति अपना ली थी। अगर शाहजहां के व्यक्तित्व में इतना बड़ा परिवर्तन आया तो दारा शिकोह और जहान आरा बेगम के प्रभाव से। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि हिंदू प्रजा के लिए वो एक आदर्श शासक था। और जो हिंदू मुस्लिम सहमति दारा शिकोह के लिए के समय बनती वो बहुत बेहतर होती, अनुकरणीय होती। इतिहास दारा शिकोह को हिंदू मुस्लिम प्रजा की सहमति बनाने के लिए याद करता। ये हुआ एक पक्ष। हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति, हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन। हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन। एक बात मैं आपको बताना चाहता कि दारा शिकोह के आने से हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति को निश्चय ही प्रोत्साहन मिलता। कारण क्या है कि दारा शिकोह, समन्वित संस्कृति का मतलब हुआ you can use the term complete culture of India. दारा शिकोह might have promoted the complete culture of India. और उसको आपने एक नाम सुना होगा, एक बहुत अच्छे ढंग से उसको उच्चारित किया जाता है, गंगा यमुनी संस्कृति। तो हिंदुस्तान की गंगा यमुनी तहजीब को प्रोत्साहन मिलता। अब देखिए, अब दारा शिकोह के बारे में है कि 52 उपनिषदों का अनुवाद उसने करवाया था। 52 उपनिषदों का अनुवाद उसके नेतृत्व में हुआ था और उसने बनारस के पंडितों को बुलाया था। उनके सहयोग से उसने अनुवाद करवाया था। उसका नाम पड़ा था सीरर ए अकबर। और फिर उसने खुद ही एक रचना लिखी थी जिसका नाम था मज्म उल बहरीन। उसके रचना का नाम था मज्म उल बहरीन। यानी मज्म उल बहरीन का सार तत्व यह था कि जितनी भी नदियां हैं एक ही समुद्र में आकर मिलती है। मतलब ये जितने भी धार्मिक पंथ आपको दिखते हैं उन पंथों में अलगाव तो दिखता है, लेकिन ये सारे पंथ एक ही लक्ष्य की तरफ जाते हैं और वो लक्ष्य है एक उस समग्र की तलाश, उस ईश्वर की तलाश, उस अल्लाह की तलाश या गॉड की तलाश। मतलब वो एक ही मंजिल पर जाके पहुंचता है, वह पूर्णता के उस स्तर को प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसका रास्ता अलग अलग हो। तो ये अपने आप में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये सूत्र बन सकता था। तो ये हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति को दारा शिकोह के आने से बहुत बल मिलने वाला था। तीसरा आप देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति को प्रोत्साहन। शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहन। देखिए, दारा शिकोह बहुत शिक्षित था और शिक्षा में उसकी व्यक्तिगत रुचि थी। उसका बहुत समय किताबों में बीतता था, तो जाहिर है कि वो एजुकेशन के प्रसार के लिए काम करता और उसमें भी उसकी जो शिक्षा होती उस कहीं ना कहीं वह विशेष रूप से उसका बल धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर होता। धर्मनिरपेक्ष, वो भारत में हिंदू शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा को अलग अलग बांट के नहीं करता, वो दोनों के बीच को समग्र तलाशने की कोशिश करता। मैं आपको बताऊं कि उसने जो 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था अपनी देख रेख में फारसी भाषा में, आपको जानकर आश्चर्य होगा उस समय फारसी एक ग्लोबल लैंग्वेज थी। तो यूरोप बाद में जो भारत के उपनिषद को समझ सका वो संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं, संस्कृत तो इंडिया का लोकल लैंग्वेज की तरह थी, वो समझ सका तो फारसी भाषा के माध्यम से। जर्मन विद्वान इस उपनिषद की विचारों से, शोपेनहावर जैसे विद्वान भी अगर उपनिषद को समझ पाए और जर्मन विद्वान जो उपनिषद की समझ विकसित कर सके वह दारा शिकोह के अनुवाद से।
तो आप समझ सकते हो कि एक तरह से उसने ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में, एक तरह से उसने उपनिषद के विचार को ग्लोबल स्तर पर फैलाया। तो शिक्षा और साहित्य में उसकी बहुत ही नेचुरल रुचि थी, तो उसके आने से बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल खुलते। एग्जैक्ट उसको हम मदरसा ही नहीं कहते, हिंदू शिक्षण संस्थानों के विकास में ही उतनी ही रुचि वो दिखाता। तो इससे ओवरऑल शिक्षा का प्रसार हो सकता था। आज की तरह तो हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रसार हो सकता था, लेकिन शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ सकती थी। और एक तरह से मुगल एम्पायर का चरित्र ज्यादा से ज्यादा कल्चरल स्टेट का हो सकता था, एक सांस्कृतिक राज्य के चरित्र को बनाने में दारा शिकोह की अग्रिम भूमिका होती। ये सब ठीक है, लेकिन अब साम्राज्य की एकता एवं अखंडता। अब देखिए, साम्राज्य की एकता एवं अखंडता साम्राज्य की आर्थिक प्रगति अब देखो, ये दो ऐसे मुद्दे हैं, साम्राज्य की एकता और अखंडता और साम्राज्य की आर्थिक प्रगति। इस मुद्दे पर थोड़ा हमें मौन रहना पड़ेगा। कारण क्या है कि साम्राज्य की एकता में एक बात तो जरूर है कि अगर मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, उसमें औरंगजेब ने एक अनजान उत्प्रेरक की भूमिका जरूर निभा दी। जैसे आप देखिए, अब उत्तर से औरंगजेब दक्षिण जाता है, ठीक है, मराठों से उसका मुकाबला होता है, लेकिन वह बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लेता है। ओके, तो बीजापुर गोलकुंडा को जीतकर उन्होंने साम्राज्य की सीमा को बढ़ा दिया और कृष्णा नदी से दक्षिण साम्राज्य के विस्तार का प्रयत्न किया। तो यह जो उसका कट्टरपन कोई धार्मिक कट्टरपन के विचार से नहीं, जो उसका उसमें जो साम्राज्यवादी कट्टरपन था, वो साम्राज्यवादी कट्टरपन ने एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पतन की तरफ उन्मुख जो साम्राज्य था, क्योंकि जागीरदारी संकट तो पहले ही आ चुका था। और जागीरदारी संकट क्या है हम डिटेल्स में आपको नहीं बता सकते, मैंने कुल मिलाकर आप इतना ही समझिए, एक अनाड़ 100 बीमार, मतलब अधिकारियों को उसमें तनख्वाह जागीर के रूप में दिया जाता था। तो जागीरदारी संकट में अगर जैसे आपने जागीरों की अगर आपके पास जागीरों की उपलब्धता कम है, आपके पास पैसे कम है और आपने खर्च ज्यादा कर दिए, तो क्या होगा, एक तरह से आर्थिक असंतुलन आ जाएगा। तो जागीरें कम है लेकिन जागीरदारों की नियुक्ति अधिक कर ली, तो क्या होगा, इससे जागीरदारी संकट की स्थिति आई। तो ये जागीरदारी संकट वाला जो मुद्दा है, ये एक प्रबल मुद्दा के रूप में उभरता है। तो यह औरंगजेब की उस कह सकते हो उस हठी स्वभाव का नतीजा था। औरंगजेब वाज एडमेंट फॉर द फैक्ट दैट वी हैव टू पनिश बीजापुर एंड गोलकुंडा, वी हैव टू पनिश मराठा। शंभू जी को जिस तरह से क्रूअली उसने मर्डर किया, असैसिनेट किया, और उसके बाद कृष्णा से दक्षिण जो विस्तार करने की कोशिश की, इस कारण से एक तरह से मुगल साम्राज्य का विघटन में इसने बहुत बड़ा उत्प्रेरक का काम औरंगजेब ने कर दिया। दारा शिकोह ये नहीं करता। दारा शिकोह संभवतः बीजापुर गोलकुंडा की तरफ ही नहीं बढ़ता, बल्कि अगर मुगल एम्पायर में आप देखेंगे तो दारा शिकोह अगर होता तो वह, ये देखिए साउथ इंडिया में, तो वो यहां तक मुगल फैले हुए थे, अहमदनगर तक, और इसके बाद आप देखिए तो अहमदनगर के बाद तब बीजापुर था, इधर गोलकुंडा था, और इधर गोदावरी नदी, कृष्णा तुंगभद्रा, और इधर कावेरी। तो वो क्या किया औरंगजेब ने कि इन दोनों को भी, बीजापुर गोलकुंडा को जीतकर कृष्णा से दक्षिण जाने का विस्तार किया। उसकी योजना थी कि हम कन्याकुमारी तक पहुंच जाए। अगर दारा शिकोह रहता तो यहीं तक रुका रहता, वो यहां से दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करता, तो इससे साम्राज्य की एकता और अखंडता उतनी तीव्रता से नहीं टूटती जो औरंगजेब के समय टूट गई। लेकिन दारा शिकोह के साथ एक समस्या यह थी कि दारा शिकोह को प्रशासन का अनुभव नहीं था, युद्ध का अनुभव नहीं था, सेनापतित्व का अनुभव नहीं था, क्योंकि वह उसको
एक तरह से इको चैम्बर से बाहर शाहजहां ने निकलने ही नहीं दिया था। वो शाहजहां ने उसको अपने दरबार में प्रिय पुत्र की तरह रखा था। बाकी आप याद करिए, शाहजहां के अंतिम समय में उसका एक बेटा सूजा बंगाल का सूबेदार था, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था और मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार था। लेकिन दारा सिकोह को तो अपने इको चैम्बर से उसने निकलने ही नहीं दिया, तो उसको प्रशासन का अनुभव ही नहीं था। इतने बड़े हिंदुस्तान के प्रशासन को दारा सिकोह कैसे चला पाता, ये कभी कभी मेरे लिए चिंता का कारण हो जाता है। दूसरी बात है कि दक्षिण में मराठा समस्या औरंगजेब के आने से पहले आ चुकी थी। शिवाजी की महत्वाकांक्षा, जो छत्रपति शिवाजी उनकी महत्वाकांक्षा पहले से ही थी। एक तरह से दक्षिण के बीजापुर गोलकुंडा के साथ शिवाजी की कोई सहमति नहीं बन पा रही थी और बीजापुर गोलकुंडा ने एक तरह से शिवाजी के सामने शिवाजी को रोकने भी अक्षम थे। तो शिवाजी जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे, तो शिवाजी और मुगलों के बीच का संघर्ष कोई हिंदू मुस्लिम का संघर्ष नहीं था, यह एक तरह से राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संघर्ष था। क्योंकि शिवाजी बड़े एडवेंचरस थे, वो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठते और शिवाजी के बाद मराठे भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठते। तो दारा सिकोह के द्वारा केवल उदार धार्मिक नीति अपनाने से शिवाजी रुक नहीं जाते। शिवाजी को तो अपने भूभाग पर कब्जा करना था, उनको तो एक राज्य बनाना था और मराठों को आगे बढ़ना था। तो दारा सिकोह से मराठों की टकराहट धार्मिक उदारता के बाद भी हो सकती थी और होती, क्योंकि धार्मिक उदारता और कट्टरता के बीच का संघर्ष नहीं है। हम इतिहास के पढ़ने में यहां भावना में ना बहें, क्योंकि अगर ये धार्मिक उदारता और कट्टरता का संघर्ष होता तो राजपूत योद्धा तो लास्ट तक औरंगजेब के साथ रहे। एकदम क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था मराठों और मुगल के बीच, और राजपूतों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मुगलों के साथ मिल रहा था। ठीक है, बाद में औरंगजेब की हठधर्मिता के कारण और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौड़ों से संघर्ष हुआ और सिसोदिया भी इस बात से नाराज हुए, सिसोदिया से भी औरंगजेब का संघर्ष हुआ। लेकिन कछवाहा और बाकी राजपूत राजवंश तो औरंगजेब के साथ रहे और वो भी बहुत जल्दी सिसोदिया से फिर औरंगजेब का समझौता हो गया, तो अकेला राठौड़ से ही केवल दूरी बनी रही। तो ऐसा हम नहीं मानकर चल सकते। औरंगजेब की हठधर्मिता एक गलत चीज थी जिस कारण से उसे नुकसान उठाना पड़ता था, और यही हठधर्मिता उसे शंभू जी के समय भी प्रकट हुई। लेकिन औरंगजेब, मैं पिछले एक लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि औरंगजेब से आप क्या उम्मीद करते हैं, जो अपने बड़े भाई का कटा हुआ गला यानी दारा शिकोह का वो भेंट करता है अपने पिता को आगरा के किले में शाहजहां को। उस औरंगजेब से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वह संभाजी के साथ किस तरह का व्यवहार कर पाएगा या शिवाजी के साथ किस तरह का व्यवहार कर पाएगा। हालांकि शिवाजी के जीवन काल तक तो दक्कन आ ही नहीं सका, शिवाजी की मृत्यु के बाद ही पहुंच पाया, लेकिन संभाजी के साथ जो व्यवहार किया वो जग जाहिर। तो हम यहां पर ये बताना चाहेंगे कि दारा शिकोह को प्रशासन का अनुभव नहीं था, युद्ध का अनुभव नहीं था, सैनिक संघर्ष का अनुभव बहुत नहीं था। इसलिए क्योंकि एक दो अभियान पर, जैसे कांधार अभियान पर शाहजहां ने भेजा था, तो वहां से वो बहुत विफल होकर लौट आया। ये चीज बताता है कि इसका खामियाजा दारा शिकोह को भुगतना पड़ता और मुगल साम्राज्य को भी भुगतना पड़ सकता था। दूसरा है कि दारा शिकोह के पास का सांस्कृतिक दृष्टिकोण बहुत ही समृद्ध था। He was a very educated man, he was a cultural personality, and he was having a vision about the future cultural India. But he was not having the vision about the future economy of India. भारत में भविष्य में हम इकोनॉमी को कैसे, मुगल इकोनॉमी को कैसे सुधारें, क्योंकि जागीरदारी संकट औरंगजेब के समय भले ही गहराया, लेकिन जागीरदारी संकट तो शाहजहां के समय ही आ चुका था। तो उसका उत्तराधिकार में जागीरदारी संकट तो दारा सिकोह को भी मिलने वाला था, लेकिन दारा सिकोह जागीरदारी संकट को टैकल करता, उसके लिए क्या उसके पास कोई इकोनॉमिक विजन था, क्या उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विजन था? उसका तो उसमें नितांत अभाव था। तो हम हर कुछ गुड गुड नहीं देख सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते कि कम से कम इतिहास याद करती कि एक बादशाह हिंदुस्तान में मुगल बादशाह हुआ था और औरंगजेब की शासक ना बनने से हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एक
एक तरह से समझिए तो जो डिस्ट्रस्ट का माहौल आज बार बार औरंगजेब को उद्धृत करने से बना है, तो आज हम दारा सिकों को उद्धृत कर रहे होते तो कम से कम मुगल को विदेशी कहने से पहले सभी को 5 बार सोचना पड़ता। हालांकि आज भी मुगलों को विदेशी कहना उचित नहीं, क्योंकि केवल एक औरंगजेब के व्यवहार से पूरे मुगल शासक को उसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता कि दारा शिकोह अगर आया होता तो आज मुगल की स्मृति इन लोगों के दिमाग में कुछ और होती। लेकिन साम्राज्य का क्या हश्र होता, माय स्टूडेंट्स, आई एम अनेबल टू इम्पार्ट यू, मैं तुम्हें बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि इतिहास में अटकलबाजियों के लिए जगह नहीं है। क्या होता तो क्या नहीं होता, है ना। अगर एक मुहावरा ही, अगर क्लियोपात्रा की नाक लंबी होती जो सीजर की पत्नी थी, क्लियोपात्रा की नाक थोड़ी छोटी होती जो सीजर की पत्नी थी, तो इतिहास की दिशा क्या होती, ये तय करना बहुत मुश्किल है। बट माय स्टूडेंट्स, सिर्फ मैं आज एक अटकलबाजी आपके सामने लेकर आया हूं। मेरा उद्देश्य कोई गंभीर मुद्दे को बहुत गंभीर तरीके से पढ़ाना नहीं था। बस मैं देख रहा हूं कि आजकल ये काफी चर्चा में है, तो मैं सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से, अपने स्टूडेंट से अपने अनुभव को बांट सकूं। तो मैं ही रुकूंगा, फिर मैं दूसरे लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।